आज एक ऐतिहासिक चुनाव का प्रथम चरण का प्रचार खत्म हो रहा है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह बहुत ऐतिहासिक है। सरेआम इनके प्रत्याशी ने गोली मारी और उसके बाद आप लोगों का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा, विपक्ष का दबाव पड़ा, तो उसको हिरासत में लिया गया। और कल क्या हुआ, कल का वीडियो हम सब ने देखा। एक कोई लल्लन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। अब 2 दिन बाद यानी कि परसों चुनाव है, पहले चरण का। लंबी बात नहीं करूंगा, आपके मन में भी बहुत सवाल होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी अब आपसे अपने विचार आपके सामने रखें। अभी पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए और जो बातें कही आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पहले चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा 5 बजे, और जनता से ऐसी आवाज़ का आभास हो रहा है, नीतीश जी जा रहे हैं और तेजस्वी जी आ रहे हैं। और ये होना जरूरी भी है। जो हालात है देश के, प्रदेश के, ये चुनाव मैं फिर कहना चाहूँगा सिर्फ बिहार का नहीं है, देश के जो हालात है, देश किस दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हो गई है। सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप लोग बाइट्स लेते हैं हम लोगों की, इसलिए ज़्यादा बातें उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज तो हम अपील करने भी आए बिहार वासियों को, महागठबंधन की तरफ से भी, कि आप एक मौका दीजिए नौजवान को, क्योंकि एक नौजवान आएगा तो उसको, मैंने पहले भी कहा, एक चिंता रहेगी भविष्य की। 20 साल तक आपने नीतीश जी को देख लिया, अब आप तेजस्वी को देखेंगे तो वो जो वादे किए आपसे, वो वादे निभाने की चिंता रहेगी कि निभाऊंगा मैं, तब जाके मुझे अगली बार आशीर्वाद मिलेगा पब्लिक का। मेरा लंबा कैरियर 35 साल के मैं भी हूँ। वही व्यक्ति जो है संकल्प के साथ में दबंग होकर फैसले कर पाएगा, और जो सपना देखा है महागठबंधन ने, सब पार्टियों ने मिलकर के, वो सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो तेजस्वी ही हो सकते हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अपील करने के लिए कि तमाम बातें आपके सामने हैं, मैनिफेस्टो आपके सामने है। मैनिफेस्टो में भी मुझे बहुत इस बात का गर्व है, फक्र है कि हमारी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है राजस्थान की, स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का, ये 25 लाख का बीमा गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार के लिए भी। क्योंकि 25 लाख बीमा किसे कहते हैं?
मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो हमने स्कीम चलाई है वो कामयाब स्कीम है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस, कोई भी टेस्ट हो वो फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। आप सोच सकते हो हर एक घर में कोई बीमार पड़ता है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, ऑपरेशन, अगर वो फ्री मिल जाए। आज भी राजस्थान के गांव-गांव में उस स्कीम की चर्चा हो रही है, चिरंजीवी नाम उसका है। वही चिरंजीवी योजना आपके यहाँ मैनिफेस्टो में हमारे आई है और वो हम लागू करके दिखाएंगे। ओपीएस कर्मचारियों का 1 जनवरी 2004 को जो है उस दिन घोषणा कर दी कि अब आगे से ओपीएस नहीं होगा, एनपीएस होगा। पूरे देश के कर्मचारियों में बहुत बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है, हड़तालें हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। तो मोदी जी की गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आ गई। इसका मतलब वो मान गए ओपीएस हटा के एनपीएस का फैसला गलत है, इसलिए ये हम लेके आए वापस, नई स्कीम लेके आए, उसका नाम मैं भूल गया। मान के इसलिए लेके आए हैं, उसको भी कर्मचारियों ने रिजेक्ट कर दिया है, खत्म कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं बात करूं 2 स्कीमों की, तो ये 2 स्कीमें इतनी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो गैस का एलपी सिलेंडर 500 में देने लगे थे, मैनिफेस्टो में लिखा है, यहाँ पे भी आपके यहाँ। दिव्यांगों की पेंशन जो है बुजुर्गों की, महागठबंधन ने वादा किया 1500 रुपये का, अभी 400 रुपये। मुझे आश्चर्य हो रहा है, लगभग 20 साल 400 रुपये थी, और वो इतनी जरूरी और इतनी इम्पोर्टेंट स्कीम है। वो स्कीम क्या है? एक कल्याणकारी योजना है बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, एकल नारी के लिए, विधवाओं के लिए। और क्या लाभ मिलता है कुछ सोच नहीं सकता परिवार के अंदर। उसका भी अनुभव हम लोगों के राजस्थान के अंदर है, वो स्कीमें लागू हुई है। बच्चों की स्कूल की ड्रेस वेस, कई स्कीम, मुझे खुशी हुई कि हमारी स्कीमें भी यहाँ पर मैनिफेस्टो में आ गई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्त है, एक मौका दीजिए आप बिहारवासी कि किस प्रकार से हम, जो ये तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है, जिनका यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, चेहरा लगा रखा डेमोक्रेसी का। आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है, जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद में कोई आप जो है स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, रोकना पड़ता है, चल रही है तब भी। आप आश्चर्य करोगे, आप तो बिहार के लोग हो जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान रखते हैं। क्या ये संभव है कि जो कैश बट रहा 10,000 रुपये महिलाओं को, अभी किस्तें जा रही है, और 6 तारीख को आपका वोटिंग है, उस दिन भी किस्त जारी होगी महिलाओं को। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। समझ के परे है कि इतना साहस दे किया इलेक्शन कमीशन का, तभी नहीं रोक रहा है, तभी नहीं रोक रहा। एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब कुछ रोड्स बन गई थी, नाम लिख दिया था बोर्ड के ऊपर, वाजपेयी गवर्नमेंट बनाई है। चुनाव के अंदर तमाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश से उन बोर्डों को हटाना पड़ा, पूरे देश के अंदर, नेशनल हाईवेज के। हमारी स्कीमें जो चल रही थी, महिलाओं को मोबाइल फोन देने की हो, राजस्थान के अंदर 5-6 स्कीम में, अब क्या क्या बताऊं आपको, तमाम हमारी योजनाओं को, जो बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन का ऑटो अप्रूवल था, तमाम रोक दिया गया। आज के अभी किसी का ऑटो अप्रूवल नहीं करोगे, यहां तक कर दिया गया। हमें बोनस मिलता दीपावली का, कर्मचारियों को बोनस रोक दिया गया। और यहाँ पर परसों आपको चुनाव है, उस दिन आपका किस्त बटेगा 10,000 का। बताइए, क्या डेमोक्रेसी रहेगी इस देश के अंदर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें ऐसी है, हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हो क्या रहा है, कुछ समझ के परे हैं। कुछ बिहार की धरती से हमें उम्मीद है, क्योंकि धरती ने जब करवट बदली है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हलचल हुई है राजनीतिक तौर से भी।
और सरकारों का भी मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि सरकारों दिमाग में हर वक्त ये बात आए कि हमें जवाबदेही बनना पड़ेगा। ये सरकार जवाबदेही नहीं है, आपके बिहार की भी और केंद्र की भी। केंद्र की सरकार की मेरे पास लंबी लिस्ट है, कितने वादे किए, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है, वो तो कोई सोच नहीं सकता। उनकी क्रेडिबिलिटी तो ऐसी डाउन हो गई है। जो व्यक्ति आया हो काला धन लेके आऊंगा स्विस बैंकों से, आपने हमने सबने सुना भाषण जो मोदी जी हुआ करते थे 14 के अंदर 13 के अंदर, क्या भाषण होते थे। काला धन लेके आएंगे स्विस बैंकों से और 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। क्या पता नहीं वो किस प्रकार से उन्होंने हिम्मत करी इस प्रकार से बातें करने की कि समझ में नहीं आ रहा कि वो वादे गए कहाँ उनके। जिक्र नहीं, लोकपाल अन्ना हजारे बैठ गए, सब कुछ कर दिया। अब लोकपाल का क्या हुआ? आज नाम लेता कोई लोकपाल का? स्विस बैंकों ने पैसा आया यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। चीनी मिल आपके बिहार की चालू कर देंगे और मैं चीनी की चाय यहाँ आगे पीऊंगा। क्या मोदी जी आए पीने के लिए? कितने पैसे चाहिए आपको? 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ करते करते 1,25,000 रुपये आ गए। चर्चा होती है इसकी? वादा नहीं हुआ उन्होंने। वादा खिलाफी में रिकॉर्ड कायम हुआ देश के इतिहास में आजादी के बाद में, तो वो मोदी जी ने खुद ने के रिकॉर्ड बन गया। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, डॉलर्स की तुलना जो रुपए से करते थे अब उनकी जुबान में ताला लगा हुआ है। महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 11 साल हो गए कोई नाम लेता है स्मार्ट सिटी का? अरे आप तो मीडिया वाले लोग हो भाई, आप हमें तो ये तो है, हम लोग पब्लिक के सरोकार रखते हैं, हम लोग सामूहिक सरोकार रखते हैं। हमारा कमिटमेंट, इसलिए आप लोग भी मीडिया में आए हो। आप मुझे बताइए 100 स्मार्ट सिटी चर्चा ही नहीं देश के अंदर। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव, पीएम का खुद का जो बनारस है वहां से आदर्श गांव चुने गए, हर साल ये चुनेंगे। 11 साल हो गए भाई, 11 गांव बता दो, कोई एक गांव भी कोई आदर्श गांव बन पाया इनका? भूमि अधिग्रहण कानून, वो तो राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, वापस लेना पड़ा इनको, नोटबंदी कर दी, कितने बर्बाद हो गए लोग। जीएसटी को ऐसा बनाया, अब जाके उन्होंने सुधार किया उसके अंदर, लोग दुखी हो गए पूरे प्रदेशवासी। पाकिस्तान पहुंच के बिना बुलाए हुए शैक्षणिक संस्था में अपना एजेंडा लगा रहे, तो आरएसएस का कोर्सेज बदल रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं। और विपक्षी पार्टियों सरकार को गिराने का जो कुकर्म के उन्होंने किया है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश चुनी सरकार, कर्नाटक की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार 50 करोड़ रुपए देकर के आपने हॉस्टेलिंग करी वहां पर, और राजस्थान की सरकार तो इनकी मुंह की इनको खानी पड़ी, सरकार गिरा नहीं पाए, हम लोग बच गए। 5 साल सरकार चलाई हम लोगों ने। हम जानते हैं किस प्रकार से हॉस्टेलिंग वहां की गई है, कोई सोच नहीं सकता था। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार सरकार गिराना उचित है? ईडी सीबीआई उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लूट लिया है लोगों को। ईडी का नोटिस गया, 50 करोड़ रुपए आए बॉन्ड, और ईडी का नोटिस खत्म हो गया। 100 करोड़ आ गए तो भूल गए उसको। बताइए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैसा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बॉन्ड खत्म कर दिए। बॉन्ड को खत्म करने से क्या हो? पैसा इनके पास है, वो पैसा आज हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए यूज हो रहा है। पैसा पीएम रिलीफ फंड में जमा होना चाहिए था, ये फैसला करना चाहिए था। कैसे कानून को लेकर काले कानून बनाए, 600-700 किसान मारे गए, अग्निवीर आ गई, बाकी तो लीचिंग होना, लोगों की समाज नफरत पैदा करना, ये सब था वहां पे सामने। और फिर सिंदूर को अमेरिका ने रोक दिया, और वो पता नहीं क्या जवाब दे नहीं पा रहे। कल भी बोले थे ट्रम्प साहब, फिर बोल गए कल, पता नहीं कौन गिनती करे, हम तो गिनती करके थक गए। पहले गिनती होती थी भाई 25 बार बोल गए, 26 बार बोल गए, 70 बार बोल गए। अब ऐसी स्थिति आ गई है, गिनती करना सबने छोड़ दिया, पता नहीं कितनी बार बोल गए। पहलगाम पुलवामा में
अरे आतंकवादी कहां से आए, क्या हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई उनकी। 40 लोग मारे गए हमारे पुलवामा में सैनिक, जांच तो हो कम से कम, कोई गलती हमारी चूक ही रही है, किस प्रकार से वो गाड़ी आ गई 40 किलो उसमें आर्डेक्स आ गया, जांच भी नहीं है देश के अंदर में। कमाल हो रहा है। फिर भी हिंदू के नाम पे आप चुनाव जीत रहे हो, बड़ा गर्व कर रहे हो। ये नैतिकता के साथ में चुनाव की जीत नहीं है। ये चुनाव लड़ते हैं युद्ध की तरह। युद्ध के अंदर तो वायलेंस होता है और डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव होना चाहिए जिसमें नॉन वायलेंस से आप राजनीति करो। पर ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। मणिपुर में हिंसा हो गई, 2.5 साल तक गए नहीं आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम बातें तो कोई मैं नहीं बता रहा हूं आपको, सबके जहन में है। खाली मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, भाई ये जो माहौल बना है 20 साल देख लिया आपने, अब एक मौका दीजिए। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और आपको सबको चाहिए कि किस प्रकार से आप परसों के रोज जब एक राउंड पूरा हो रहा है 121 सीटों का, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहे और महागठबंधन की सरकार बनने में भागीदारी निभाएं। ये आप सबसे अपील भी हमारी, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो हालात बन गए हैं देश के अंदर, उसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जब चुनाव हुआ हरियाणा का, लगा भाई क्या हो गया, जितनी कांग्रेस, ये क्या हो गया। फिर महाराष्ट्र के चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। पूरे देश को पहली बार झटका लगा। मैं समझता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि लोगों ने कहा भाई कि महाराष्ट्र में अभी 4 महीने पहले एनडीए गवर्नमेंट के घटक दल साफ हो गए और 4 महीने के बाद में जितनी पार्टी एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, वो साफ हो गई। जब मोदी जी की इतनी बड़ी अपील है तो भाई वो अपील तो पार्लियामेंट चुनाव में काम आती है उनकी। बात तो हार गए वो, तो भाई मोदी जी की अपील असेंबली में काम कैसे आ गई। तो वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी जी बार बार क्यों कर रहे हैं। पूरे देश को लग गया, चाहे ईवीएम का शक हो, चाहे वोट चोरी की बात हो, कहीं कहीं बेईमानी हो रही है, कहीं न कहीं गड़बड़ है, वरना इस प्रकार के परिणाम को आ नहीं सकते। कॉमन मैन भी कहता है पहली बार कि महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम अभी तक हजम नहीं हो रहे किसी को भी, ये कहना चाहता। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये चुनाव, जैसा हमने कहा अभी, कि अपना अलग महत्व रखते हैं और मुझे यकीन है कि कैंपेन बहुत शानदार चला। यहाँ पर मीडिया बराबर यहाँ आता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हम सबकी, आपने सबको सुना किया। अब जो है देश हित के अंदर भी है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि इस बार शुरुआत हो बिहार से, और बिहार में अगर सरकार बदल गई इनकी, इस झटका इनको लगेगा, तो कम से कम केंद्र सरकार को भी जो ये तानाशाहीपूर्ण प्रवृत्तियां कर रहे हैं, पत्रकार साहित्यकार जेलों में बंद है 1 साल से 2 साल की, आपको उनको मालूम नहीं है। कोई कहता 8,000, कोई कहता 10,000 लोग जेलों में बंद पड़े हैं, कोई साल भर से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, ऐसे लगाते धाराएं कि पूरी जमात नहीं हो पा रही है। कई उदाहरण तो हम कुछ जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो ये स्थिति में देश चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो। इसलिए कृपा करके बिहारवासियों, आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को कामयाब करें। और राहुल गांधी जी ने जो वादे किए आपसे, जो यह यात्रा निकाली, वो अधिकार यात्रा बहुत कामयाब रही, वही इम्पैक्ट उसका आज भी बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, सब मिलकर के जो वादे कर रही है आपसे, वो निभाने में कसर नहीं छोड़ेगी। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, अभी आपने अशोक गहलोत जी को, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है,
पवन खेरा जी ने भी आपके सामने जो वर्तमान परिस्थिति है बिहार की और जो सामने चुनाव की चुनौती है उसको आपके सामने रखा है। तमाम पहलुओं पर, तमाम बातों पर उन्होंने रोशनी डाली है। मैं उन बातों को फिर दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं अपनी भावना को भी उनकी बातों के साथ जोड़ना चाहता हूं और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, पत्रकार बंधु खास तौर पर, जो हमारे लगातार इस चुनाव अभियान में आपका जो सहयोग रहा, आपका जो समर्थन रहा, आपने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम किया, मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि लोकतंत्र में हम और आप सब जानते हैं कि आपकी क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका है, और वैसी हालत में जो बिहार की स्थिति है और जिस स्थिति में हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, यकीनन ये हम सब के लिए चिंता की बात है, फिक्र की बात है। अभी हमारे साथियों ने आपको कहा कि बिहार को एक अवसर है, बिहार वासियों को एक अवसर है ये चुनाव, क्योंकि पिछले 20 साल से जो शासन चल रहा है, एक प्रकार से लोग, आम जनता, किसान, नौजवान, महिलाएं, सभी लोग ऊब चुके हैं। 20 साल का अवसर कोई छोटा नहीं होता है। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनको इतने लंबे समय तक शासन करने का मौका मिला, हुकूमत करने का मौका मिला। लेकिन उस 20 साल के शासन के बाद बिहार वासियों को क्या मिला, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। और उस समीक्षा जब हम करते हैं, जब उस पर चिंतन करते हैं, तो हमें लगता है कि 20 साल हमारा एक प्रकार से बर्बाद हुआ है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई एक क्षेत्र ऐसा बता दे नीतीश कुमार जी या एनडीए के प्रवक्ता कि इस क्षेत्र में हमने कामयाबी हासिल की है, तो मैं जरूर उनका धन्यवाद दूंगा। आज बिहार बेरोजगारी का शिकार है, पलायन का शिकार है, गरीबी का शिकार है, पर व्यक्ति आमदनी का शिकार है। मतलब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, जिसका जिक्र अभी पवन खेरा जी ने भी कहा कि आप कोई भी क्षेत्र में कोई नुमाया काम अगर आपका होता तो यकीनन बिहार की जनता आपके बारे में पुनः विचार करती। लेकिन जब 20 साल का लेखा जोखा करने के बाद जब हमको ये मिलता है कि आज भी हम सबसे पिछले पायदान पर हैं, गरीबी रेखा में सबसे पीछे हैं, तो फिर हमको विचार करना चाहिए, बिहार वासियों को विचार करना चाहिए। ये एक अवसर संविधान ने आपको दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है कि 5 साल के बाद आप अपने जो भी सरकार हो, जो भी शासन करते हो, उनकी समीक्षा करने का मौका मिलता है, उनको बदलने की, उनको चेंज करने का मौका मिलता है। तो वो मौका है और हम बिहार वासियों से उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आने वाले चुनाव में वो महागठबंधन को अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा आशीर्वाद दें और हम जो भी वादा कर रहे हैं, हमारा जो भी घोषणा पत्र है जिसका जिक्र अशोक गहलोत जी ने बहुत विस्तार से किया, कि हम उन घोषणाओं के लिए बहुत गंभीर है, सीरियस है। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में उन उस घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने का काम करें, सिर्फ कागजों में ना रह जाए वो। ये हमारी कोशिश रहेगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सब पत्रकार बंधुओं से कि ये एक अवसर है बिहार को बदलने का, बिहार की तस्वीर बदलने का, बिहार का नसीब बदलने का। इसमें आप भी सहयोगी बने, सहपाठी बने। धन्यवाद।
कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो हाँ कुछ सवाल हो तो कहें। तेजस्वी जी ने आज फिर से घोषणा की कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफ करेंगे और महिलाओं को 30,000 उनके खाते में डालेंगे। तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। ये तो हम कह रहे हैं आपको, जो घोषणाएं हो रही हुई है ना, वो तेजस्वी जी खुद ने कहा है, मैंने कई बार उनको सुना भी है, मेरी बात भी हुई है। सोच समझ के जो उनकी टीम है, जो उनके पास एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो एक्सपर्टाइज लोग हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनसे चर्चा करने के बाद में घोषणा हो रही है। तो आप निश्चिंत रहें, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर महिलाओं से कोई संवाद कर रहा है तो वो हम लोग कर रहे हैं नमो ऐप के जरिए। ये लोग महिलाओं को बस करने का काम कर रहे हैं और वोट बैंक के लिए पैसा देने की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं से अगर कोई संवाद कर रहा है तो वो कर रहे हैं नमो ऐप के जरिए, बाकी सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मैंने भी पूरी लिस्ट सुनाई आपको। ये जो लिस्ट मैं समझता हूँ कि पीएमओ जो है, जहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा है मीडिया देश का, पंच लाइन क्या बनेगी, न्यूज कब जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, तमाम काम आपको मालूम है, नाम भी मालूम होगा आपको, कौन पीएमओ में देख रेख कर रहा है इन बातों के लिए। तो पीएम साहब जो बोल रहे हैं वो इनका जवाब तो दे, जो आपने खुद ने वादे किए हैं। आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कहता कि 100% वादे पूरे होते हैं। ये तो कहो कि काला धन लाने का मैंने प्रयास किया था और इतना % लेके आए और अभी तक हम प्रयास कर जारी रखे हुए, कुछ तो कहो। तो ये जो इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो क्या आपके पास कोई प्लान है? इस तरीके से आप जब बात करते हैं कि यहाँ पर प्लान रोकेंगे इंडस्ट्री खोलने के लिए, कोई आपके पास रोड मैप? देखिए, ये जो छोटा भाई मोटा भाई आपस में आजकल शायद बात कम कर रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। छोटा भाई कहता है कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, मोटा भाई अदानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ दे देता है। तो आपस में तय कर लीजिए बिहार में जमीन है या नहीं है। अगर है तो क्या 1 रुपए प्रति एकड़ में आप में से कोई मांगे तो मिल जाएगी? ये सब सवाल हमें पूछने चाहिए। बिहार के लिए दरअसल इनके पास अगर ब्लूप्रिंट होती तो ये सुबह से शाम तक पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, कट्टा कनपट्टी नहीं करते, फिर बताते कि यहां चीनी मिल लगेगी, यहां कुछ और उद्योग लगेंगे, यहां मखाने का कुछ लगेगा। कुछ नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है। इसलिए मोटा भाई कुछ और कहते हैं, छोटा भाई कुछ और करते हैं, बीच में अडानी जी आकर 1050 एकड़ ले जाते हैं। आपके पास क्या सर, मेरा एक सवाल था आपसे। जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं आप तमाम गठबंधन के लोग कि मोदी जी या उनके लोग आते हैं यहाँ घोषणाएं करते हैं जो बेसिकली जुमला शामिल होती है। आपने भी इस चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं की, क्या लगता है वो जुमला रहेंगी या आप बोलेंगे? बदलेंगे? जुमला जो हम बोल रहे हैं, क्या जो भी हमने बोला नहीं, हमारी घोषणाएं जुमला नहीं रहेगी। हमारी घोषणा आप देखेंगे, मैंने आपको कह ही दिया है, हमारे सामने लंबा फ्यूचर है। 35 साल का नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। उनको चिंता रहेगी हर वक्त, मुझे कुछ करके दिखाना है करिश्मा बिहार वासियों के लिए, तब जाके मुझे 5 साल के बाद वापस लोग आशीर्वाद देंगे। वही काम करके दिखाएगा, वरना ये 20 साल वाले नहीं दिखा पाएंगे। अब पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सरकार तो उनकी आ नहीं रही है। पता नहीं चुनाव के बाद में जेडीयू और बीजेपी का संबंध क्या रहेगा, इसका इंतजार कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गहलोत साहब साथ में ही बैठे हैं। 2018 का चुनाव गहलोत साहब जीते, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता। राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता सुबह शपथ दिलवाने आए जयपुर, दोपहर को गए भोपाल, शाम को गए रायपुर। जब तक राहुल गांधी का जहाज भोपाल उतरा, अशोक गहलोत जी ने एक मैनिफेस्टो इंप्लीमेंटेशन का डिपार्टमेंट बना दिया। जब तक राहुल जी का विमान रायपुर पहुंचा, कमलनाथ जी ने किसानों का बिजली का बिल माफ करने की फाइल पे साइन कर दिया। जब राहुल जी वापस दिल्ली आए, तब तक भूपेश बघेल जी ने
जो धान के किसानों के लिए वादे किए थे उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए सिर्फ 12 घंटे में। तो हमारी बात मत कीजिए, हमारी तुलना मत कीजिए। इनको आपने 20 साल का मौका दिया, सब कुछ साबित हो गया, जुमला है। हमें एक मौका देकर देखिए।